अगला जो टॉपिक आ रहा है इसमें आ रहा है अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी क्या होता है, तो अपने इसकी पहले परिभाषा दे चुके हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया में तापमान को क्या रखना है, समान रखना है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, अधिशोषण समतापी बोल दिया गया। तो अधिशोषण समतापी की परिभाषा क्या बनती है, तो हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। आपने कहा था कि एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, जिसको आपने किससे प्रदर्शित किया, x अपॉन m से प्रदर्शित किया, तो अधिशोषित गैस की मात्रा x अपॉन m व साम्यावस्था दाब, साम्यावस्था दाब को किससे प्रदर्शित करें, P के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी अधिशोषण समतापी। आपने कहा था इसको दो विधियों के द्वारा अपने ज्ञात कर सकते हैं। पहली अपने बताई थी आरेखीय विधि और दूसरी अपने बताई थी गणितीय व्यंजक विधि। तो आरेखीय विधि के द्वारा आपने यहाँ पर इसको पहले भी व्यक्त किया था। आरेखीय विधि में अपने देख सकते हैं कि अधिशोषित गैस की मात्रा व दाब के मध्य अपने जब वक्र खींच रहे हैं, एक स्थिर तापमान पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अपने देख रहे हैं कि प्रारंभ में दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अंत में क्या हो गया कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उसको अपने क्या बोल रहे हैं, संतृप्त दाब बोल रहे हैं, जिससे अधिक दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस दाब को अपने क्या बोल दिया, संतृप्त दाब। तो अपने कह सकते हैं कि तीन कंडीशन इसमें बढ़ रही है, निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के बढ़ाने पर बढ़ रही है, जबकि उच्च दाब पर क्या हुआ कि अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो इसका मतलब उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं कर रही है। अब तीसरी स्थिति कौन सी बनी, बीच की स्थिति बनी, ये वाली स्थिति। तो यहाँ पर तीन स्थितियों में अपने ले सकते हैं। पहली स्थिति इसको मान सकते हैं निम्न दाब पर, दूसरी स्थिति अपने बता सकते हैं कि ये उच्च दाब की स्थिति होगी, और तीसरी जब दाब क्या हो, मध्यम दाब हो, ना दाब उच्च हो ना ही दाब निम्न हो। तो इसको गणितीय रूप से व्यक्त करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने निम्न दाब पर इसको समझा गया। ठीक है, ये जो अपने को गणितीय जो व्यंजक दिया था वो किसने दिया, फ्रेंडलिक ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंडलिक जो हमारे पास वैज्ञानिक था, इसने इस आरेख की जो विधि थी अपने को दी थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपने पास, गणितीय व्यंजक जो अपने को अधिशोषण समतापी का जो गणितीय व्यंजक जो व्यक्त किया था वो किसने किया था, फ्रेंडलिक ने किया था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कह दिया जाता है। तो फ्रेंडलिक ने वक्र को समझाने के लिए अपने इसको वक्र को कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया। पहला जो भाग था वो था निम्न दाब पर। तो निम्न दाब पर अपने देख सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा x अपॉन m किसके समानुपाती है, P के समानुपाती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसके समानुपात में आ रहा है। समानुपात का जब चिन्ह हटाएंगे तो k कांस्टेंट आ गया, तो अपने कह सकते हैं x अपॉन m बराबर किसके, k P के बराबर है, k यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। दूसरी स्थिति उच्च दाब की बात करते हैं। तो उच्च दाब पर अपने यहाँ देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से आगे दाब को बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही है। जो ये जो वक्र है वो दाब अक्ष के क्या आ चुका है, हमारे पास समानांतर आ चुका है। तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो समानुपाती है दाब के शून्य घातांक के। ठीक है, तो शून्य घातांक के समानुपात में है, तो समानुपात का जब चिन्ह हटाएंगे तो k कांस्टेंट ले आया। P0 का जो मान है, किसी की घातांक शून्य का मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात x अपॉन m बराबर किसके आ गया, k के बराबर आ गया। इसका मतलब उच्च दाब पर जो अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां आपने समझ ली, निम्न दाब पर और उच्च दाब के ऊपर। तीसरी स्थिति अपने यहाँ पर लेकर चल रहे हैं मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब दोनों के बीच का मान आ रहा है। पहले अपने यहाँ पर कहा था, इस स्थिति में अपने कहा था कि जो x अपॉन m है वो समानुपाती किसके था, p के, और यहाँ पर अपने कहा था x अपॉन m है वो समानुपाती है p की घात शून्य की। इसका ये जो मध्य की स्थिति है वो किसके बीच में है, जो p की घात कितनी ले रहे हैं, यहाँ पर तो p की घात कितनी ली है 1, और यहाँ पर p की घात कितनी है 0। तो ये जो मध्यम मान है वो किसके बीच में आ गया, 0 और 1 के
बीच में आएगा। तो अपने कह रहे हैं यहाँ पर जो मध्यम दाब है उस पर क्या होगा, जो अधिशोषित गैस की जो मात्रा है x/m का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, p के घातांक पर निर्भर करता है। और p की घातांक का मान कितना हो जाएगा, 0 से 1 के बीच का हो जाएगा। 0 से 1 के बीच का क्यों, क्योंकि निम्न दाब पर p की घात कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और उच्च दाब पर p की घात कितनी ली जा रही है, 0 ली जा रही है। तो मध्यम स्थिति में क्या हो गया, जो p की घात है वो कितनी हो जाएगी, 0 से 1 के मध्य की हो जाएगी। तो उस समय हमारे पास जो संबंध बनेगा x/m समानुपाती p की घात 1/n हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समानुपात का जो चिन्ह हटाएंगे तो k कांस्टेंट की वैल्यू लेकर आ गए। तो ये संबंध x/m बराबर k p की घात 1/n जो संबंध है वो सर्वप्रथम अपने को फ्रेंडलिक ने दिया था, इसलिए इसको अपने फ्रेंडलिक का गणितीय सूत्र अपने इसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी भी कहते हैं। यहाँ पर जो k और n दोनों को जो कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं उनका जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो इन दोनों का जो मान हमारे पास अधिशोषित व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। k और n का मान किस पर निर्भर करेगा, अधिशोषित गैस व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कई बार एग्जाम में आ सकते हैं कि यहाँ पर जो n है वह k जो स्थिरांक है इनके मान किन कारकों पर निर्भर कर रहे हैं, तो अपने यहाँ पर कारक बता देंगे। अधिशोषित गैस व अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर n व k का मान निर्भर करता है। और इस संबंध को अपने क्या नाम दे दिया, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की जो समीकरण अपने पास प्राप्त हुई, इस अधिशोषण समतापी के समीकरण में अपने पास आपने कहा था कि जो मध्यम दाब पर क्या होता है कि जो p की घात होती है वो किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 से 1 के बीच में कितना है उसका मान, ये 1/m कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया, समीकरण के दोनों तरफ अपने लघुगुणक ले लिया। तो लघुगुणक लेने पर अपने पास समीकरण इस रूप में व्याप्त अपने पास हो गई। इस समीकरण में आपने क्या किया, log x/m और log p के मध्य वक्र खींचा, तो हमारे पास वक्र कुछ इस प्रकार का प्राप्त अपने को हो गया। इस वक्र में ये जो हिस्सा है हमारे पास वो अंतःखंड के रूप में आता है, और अंतःखंड इसका मान है log k के मान को प्रदर्शित करता है। और इस जो वक्र में हमारे पास जो ढाल प्राप्त होगी, जो स्लोप प्राप्त होगा, वो स्लोप किसके बराबर होगा, 1/n के मान के बराबर होगा। अर्थात 1/n का मान इस वक्र से अपने स्लोप को या ढाल को ज्ञात करके अपने ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से पूछा जा सकता है कि जो 1/n का मान है वो किसके बराबर है, तो अपने यहाँ पर वक्र खींचेंगे log x/m और log p के मध्य, और इसमें जो अपने को ढाल प्राप्त होगी उस ढाल से अपने 1/n का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारे पास फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का है जो विलियन प्रवस्था में अधिशोषण की बात कर रहे हैं। विलियन प्रवस्था में अधिशोषण अपने अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो विलियन में भी संपन्न हो सकती है। कैसे, अपने क्या किया जाए, एक विलायक में एक से अधिक प्रकार के विलय मिले हुए हैं। ठीक है, एक विलायक में क्या किया आपने, एक से अधिक प्रकार के विलय को मिला दिया गया। तो जब इसमें कोई अधिशोषक पदार्थ को अगर डाला जाएगा, ठीक है, तो अधिशोषक पदार्थ क्या करेगा, उस विलयन में से किसी एक विशेष प्रकार के विलय को अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसको अपने बोला जाता है विलियन प्रवस्था में अधिशोषण। कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा मैंने। उदाहरण क्या लिखा कि जो जंतु चारकोल है, जंतु जो चारकोल है उसको अपने क्या किया, अशुद्ध शर्करा विलयन को विरंजित कर देता है। जंतु चारकोल क्या करता है, अशुद्ध शर्करा विलयन को क्या कर देता है, विरंजित कर देता है। आपने क्या किया, शक्कर को अपने जलीय विलयन बनाया शक्कर का, और जो शक्कर थी वो कैसी थी, अशुद्ध थी। तो हुआ क्या, उस जल में शक्कर भी घुल गई और वो अशुद्धि भी उसके अंदर घुल गई। तो अब क्या करना है, उस शक्कर के जलीय विलयन में से उस अशुद्धि को क्या करना है, अपने को पृथक करना है। तो क्या करेंगे हम, वहां पर उस शक्कर के जलीय विलयन में जिसमें अशुद्धि व्याप्त है उसमें जांतव चारकोल डाल दिया जाएगा। तो जांतव चारकोल क्या करेगा, उस विलयन में से जो रंजक, जो अशुद्धि, जो रंजक की अशुद्धि है, डाई की जो अशुद्धि है, उसका तो क्या कर लेगी, अधिशोषण कर लेगी। लेकिन वो शर्करा अणुओं का अधिशोषण नहीं करती है।
ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, उस शर्करा विलयन को पृथक करने के लिए उसमें जब जांतव चारकोल डाला गया तो जांतव चारकोल उसमें जो व्याप्त जो रंजक अशुद्धियां हैं, जो रंगीन अशुद्धियां हैं, उसको तो वो चारकोल अधिशोषित कर लेगा, लेकिन शर्करा अणुओं का वो अधिशोषण नहीं करता है। तो ये विलयन प्रवस्था में अधिशोषण का एक उदाहरण हो गया। अब अपने पास जो फ्रेंडलिक का जो समतापी उसने जो गणितीय व्यंजक दिया था वो क्या था, x/m बराबर k p की पावर 1/n। तो p तो गैस के दाब के लिए लिया था अपने पास, जबकि यहाँ पर किस ले रहे हैं, विलयन के रूप में ले रहे हैं। तो p के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगी समीकरण में, c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो c किसको व्यक्त कर रहा है, साम्यावस्था पर विलयन में विलय की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। अब क्या करें, समीकरण में दोनों तरफ क्या ले लें, लोग ले लें। तो लोग लेने पर हमारे पास समीकरण किस रूप में व्याप्त हमारे पास हो जाती है। तो ये हमारे पास विलयन प्रवस्था में फ्रेंडलिक की समतापी समीकरण है जो एग्जाम में पूछी गई है। तो एग्जाम में कुछ बच्चों ने क्या किया था, जो गैसीय प्रवस्था में जो अधिशोषण की जो समतापी समीकरण थी उसको लिख दिया था, लेकिन विलयन प्रवस्था के लिए जो अधिशोषण समतापिक समीकरण पृथक होती है वो ये है हमारे पास समीकरण। अंतर बस इतना सा हुआ, P के स्थान पर अपने क्या ले लिया गया, यहाँ पर C ले लिया गया। यहाँ पर X क्या चीज है, तो X अपने वापस प्रदर्शित कर रहे हैं, विलय की अधिशोषित मात्रा है। M क्या चीज है, ठोस अधिशोषक का भार है। C हमारे पास साम्यावस्था पर विलयन में विलय की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। और N और K हमारे पास क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, जिसमें से जो K का जो मान है वो ठोस की प्रकृति, कण के आकार, ताप, विलय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पास हो गया विलयन प्रवस्था में अधिशोषण की बात अपने कर ली। तो अभी हमारा जो अधिशोषण जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग या अधिशोषण के उपयोग दे रखे हैं। सबसे पहला जो उपयोग है वो हमारा है गैस मास्क निर्माण में। तो क्या करता है कि जो गैस मास्क क्या होता है कि जो कोयले की खानों वगैरह में जो काम करते हैं जो मजदूर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जहरीली गैसें होती है या हानिकारक गैसें होती हैं, सामान्यतः वो जहरीली गैसें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो मीथेन है जो कोयले की खानों में वगैरह में मिलते हैं। तो वहाँ अगर वो मुँह के ऊपर कुछ अगर लगा कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो गैसें हैं उन मजदूरों को हानि पहुँचा सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर जो मास्क है उसमें क्या करते हैं, सक्रिय चारकोल को भर दिया जाता है। तो सक्रिय चारकोल क्या करता है, इन जहरीली गैसों को अधिशोषित कर लेता है। दूसरा, कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों की रंगाई में अधिशोषण का क्या अनुप्रयोग है, तो अपने देख सकते हैं कि जो ऊनी कपड़े या ऊनी वस्त्र जो होते हैं उन ऊनी वस्त्रों के रेशों पर सीधा रंग नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो उन पर रंगने के लिए क्या करते हैं कि पहले उनको फिटकरी के पानी में डुबोया जाता है। तो फिटकरी के पानी में कौन सा आयन मौजूद होते हैं, एल्यूमिनियम आयन मौजूद होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम आयन उस रेशे के ऊपर जो उनका रेशा है उसकी सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है और फिर वो रंजक को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये अपने जब रंजकों वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मॉडरेट रंजक जो हमारे पास नाम आएगा वहां पर इसको अपने डिटेल में स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नमी को हटाने में। तो वायु में जो मौजूद जो नमी है, ठीक है, तो कई बार जो महंगे उपकरण वगैरह है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अगर नमी मौजूद है, मॉइस्चर अगर नमी मौजूद है वातावरण में तो वो उसको क्या कर सकती है, संक्षारित कर सकती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करते हैं कि नमी को हटाने के लिए अपने वायु में जो नमी है इसको हटाने के लिए अपने सिलिका जल का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिका जल की सहायता से जो वायु में जो मौजूद नमी है इसको अपने पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रंगीन अशुद्धियों को पृथक करने में। तो अभी अपने जो विलयन प्रवस्था में जो अधिशोषण को जो पढ़ा था तो अपने शर्करा के जलीय विलयन में से जो रंगीन अशुद्धियां थी उनको पृथक करने के लिए अपने अधिशोषण की प्रक्रिया को प्रयोग में लिया था। नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, जो उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, समांगी व विषमांगी। विषमांगी कौन सी होती है, जिसमें अपने कहते हैं कि जो अभिकारक और उत्प्रेरक की जो प्रवस्थाएं भिन्न होती है उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो विषमांगी उत्प्रेरण जो हमारा इस चैप्टर में अधिशोषण के बाद दूसरा पार्ट बनेगा वहां पर अपने किया जाएगा। तो जैसे अपने पास हाइड्रोजन गैस है या कोई अन्य गैस है उसको अधिशोषित करने के लिए क्या करते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। तो अपने कहेंगे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करवाने के लिए अपने क्या करते हैं,
प्लेटिनम की सतह को प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि गैसीय विकारकों को अभिक्रिया करने के लिए एक निश्चित स्थल अपने को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे उपलब्ध होता है कि उनको किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित करवा दिया जाता है। नेक्स्ट, आयन विनिमय रेंजिंग, या जिसको अपने जल के विलवणीकरण भी बोल सकते हैं, कि जल को लवण से, या जो लवणीय जल है उसको विलवणीकरण करने में, उसमें जो मौजूद लवण है उनको पृथक करने में भी अपने अधिशोषण की प्रक्रिया को काम में लिया जा सकता है। इसका जो उदाहरण है हमारे पास है आयन विनिमय रेजिन, जो अपने 11वीं क्लास में भी इसको पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कुछ कार्बनिक बहुलक जो होते हैं, जैसे इसमें जो क्या होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह होता है, सल्फोनिक समूह उपस्थित होता है, या जो एमिनो समूह उपस्थित होते हैं। ये जो समूह है जल में जो विलेयशील जो लवण है उनको अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं और उस जल को पीने लायक बना देते हैं। नेक्स्ट, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, तो अपने क्या करेंगे, जो चारकोल जो है वो क्या करता है, द्रवित गैसों का अधिशोषण कर कर उस स्थान पर उच्च निर्वात उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसके बाद गुणात्मक विश्लेषण, तो गुणात्मक विश्लेषण अपने जो धनायन व ऋणायन का परीक्षण करना है, गुणों के आधार पर उसका परीक्षण करते हैं कि किसी भी लवण में कौन सा आयन मौजूद है। इसके लिए जो गुणात्मक विश्लेषण की जो विधि आती है, इसमें से एक अपने एल्यूमिनियम आयन के जो परीक्षण किया जाता है, एल्यूमिनियम आयन की जो विधि है उसको अपने बोलते हैं लेग परीक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो लेग परीक्षण के द्वारा अपने एल्यूमिनियम आयन का परीक्षण किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को नीले लिटमस के जो रंग है, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपने नीला लिटमस जब डाला जाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो कण हैं नीले लिटमस के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। इसे अपने गुणात्मक विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्णलेखकी में, वर्णलेखकी जो विधि है वो क्या है, इस विधि में अपने क्या करते हैं कि दो पदार्थ जिनका आणविक मिश्रण में लगभग समान गुण होते हैं, समान गुणों वाले जो मिश्रण हैं उनको पृथक्करण करने में किसको काम में लेते हैं, वर्णलेखकी विधि को काम में लिया जाता है। समान गुणों वाले मिश्रण को पृथक करने के लिए अपने वर्णलेखकी विधि को प्रयोग में लिया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो गैस है वो ठोस अधिशोषण जो वर्णलेखकी विधि को अपने काम में लेते हैं, इसमें अपने जो ठोस प्रवस्था है वो स्थिर रहती है, जबकि जो द्रव है, जो गैसीय प्रवस्था है वो चलायमान रहती है। तो अपने क्या करेंगे, जैसे कोई ठोस प्रवस्था को अपने इसके जैसे इस नली के अंदर भर दिया, ठीक है, जो किसका कार्य करेगी, अधिशोषक का कार्य करेगी, और इसमें जो अधिशोष्य जो गैस या जो द्रव है इसके अंदर में डाला जाएगा। तो जो अधिशोष्य पदार्थ है गैस या द्रव वो चलायमान रहेगा, तो जिसका अधिशोषण ज्यादा होगा उसकी जो गति कम होगी, और जिसका अधिशोषण कम होगा उसमें गति क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसमें गति ज्यादा हो जाएगी वो नीचे पहुंच जाएगा, और जिसका अधिशोषण ज्यादा हुआ उसमें गति कम हुई तो वो क्या रह गया, ऊपर रह गया। तो उन दोनों पदार्थों को अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इस विधि को अपने वर्णलेखकी विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अधिशोषण के 9 अनुप्रयोग हो गए, और इसके साथ जो हमारा अधिशोषण जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट है।